जो भारत का संविधान है उसको बनाया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। जब भारत गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था, तो 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना आया था और उसी कैबिनेट मिशन योजना के गठन किया गया था संविधान सभा का। और उस संविधान को 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किया गया था और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को लागू करने के पीछे जो लॉजिक है वो ये था कि 26 जनवरी 1930 से कांग्रेस पार्टी लगातार हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रही थी। तो उस 26 जनवरी को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, उसको यादगार बनाने के लिए जब हमने अपना संविधान लागू किया तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया, ताकि हम उस 26 जनवरी को यादगार बना सकें। जो संविधान है उसमें 3 तरह के वर्ड बार बार आपको सुनने को मिलेंगे। पहला होगा भाग, जिसको पार्ट्स कहते हैं। दूसरा हो गया शेड्यूल, जिसको अनुसूचियां कहते हैं। और तीसरा है आर्टिकल, जिसको अनुच्छेद कहते हैं। तो जो भारत का संविधान है 22 भागों में बटा हुआ है और उसमें से हम तीसरा भाग पढ़ रहे हैं, जिसको मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। उसमें हमने कल जितने भी आर्टिकल्स हैं उसको डिस्कस किया था, 12 से लेके जो आपके आर्टिकल 35 तक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे हमने उसको चर्चा किया था। आज का हम लोगों का टारगेट था कि अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 को पढ़ना था। तो हमने 19 की जो बात किया था, अनुच्छेद 19 जो है राइट टू एक्सप्रेशन है, यानी अपनी बात कहने की आज़ादी। सबसे पहले आपका स्पीच का है, बोलने की आज़ादी है। बोलेंगे तभी जब कोई असेंबली होगी, कोई सभा होगी। तो बोलने के बाद जो है वो है सभा बनाने की आज़ादी। सभा बनाएंगे तो उसमें से कुछ लोगों को लेके समिति बना सकते हैं, छोटा ऑर्गेनाइजेशन बना देंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन बनाने की आज़ादी हो गई तीसरा। चौथा हो गया कि आपका मूवमेंट की आज़ादी, यानी आप देश के किसी भी हिस्से में मूव कर सकते हैं। जब कहीं जाएंगे तो कहीं रुकना हो जाएगा, तो रिसाइड करने की आज़ादी आपको मिलती है। और उसके बाद रहने की आज़ादी के साथ साथ आपको अपने ऑक्यूपेशन या अपने व्यवसाय करने की आज़ादी मिलती है। ये अनुच्छेद 19 में है। और अनुच्छेद 19 में ही जो है राइट टू एक्सप्रेशन के तहत ही आपको प्रेस की स्वतंत्रता मिलती है। राइट टू स्पीच में भी न बोलने की भी आज़ादी है। जैसे मान लीजिए आपसे कुछ पूछा जाए और आप बोलना नहीं चाह रहे, तो मूक रहने की भी आज़ादी इसी में इंक्लूड होता है। तो संवैधानिक जो टर्म्स होते हैं उसको बहुत ज़्यादा व्याख्यायित किया जाता है, इसीलिए जो वकील होते हैं उन दिन भर पढ़ते रहते हैं। क्योंकि अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है कि 2 हमारे अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय मतलब कि अगर उसने सही गलत फैसला जो भी दे दिया, उसके निर्णय को नीचे की अदालतों में माना जाएगा। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट हमारा अभिलेख न्यायालय है और इसके बाद हाई कोर्ट हमारा अभिलेख न्यायालय है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कह दिया किसी भी मुद्दे पे, तो वो उसके नीचे के सभी अदालतों में मान्य होगा। और हाई कोर्ट ने जो भी कह दिया वो उस हाई कोर्ट के क्षेत्र में मान्य होगा। तो इसीलिए इन दोनों को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। अनुच्छेद 20 कहता है कि जो कोई भी व्यक्ति है उसको आर्बिट्रेरी और एक्सेसिव पनिशमेंट देने से रोकता है। अनुच्छेद 20 ये कहता है कि नो एक्स फैक्टो लॉ, यानी ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाया जाएगा, क्रिमिनल लॉ, जो बाद में जाके इन्फोर्स हो। यानी अगर हमने कोई गलती किया तो उस समय संविधान में जो सजा है वही सजा हमें मिलेगी। जैसे अभी मान लीजिए दिल्ली में निर्भया केस हुआ था, तो निर्भया केस में आप आगे नियम बना के उसको फांसी नहीं दे सकते या उसको सजा नहीं दे सकते। हाँ, अब जो फांसी या कोई अन्य सजा जो बना देंगे, तो आगे अगर कोई क्राइम करेगा तब उसको वो सजा मिलेगी। उस समय अगर उस व्यक्ति ने कोई गलती किया या हमने मर्डर किया, तो इस समय जो मर्डर की सजा है वही हमें मिलेगी। तो पहला कहता है कि नो एक्स फैक्टो लॉ, यानी बाद में जाके आप ऐसा कोई नियम बनाए हैं तो उससे कोई पीछे वाले व्यक्ति या जिसने पहले गलती किया है उसको सजा नहीं दे सकते हैं। पहला हो गया एक्स फैक्टो लॉ, यानी कोई भी लॉ आगे जाके नहीं बना सकते, लेकिन ये क्रिमिनल मैटर के लिए है। अगर कोई सिविल मैटर है, सिविल मतलब जैसे टैक्सेशन से जुड़ा हो, मैरिज से जुड़ा हो या ऐसे कोई मैटर, तो उसका गवर्नमेंट पीछे जाके लॉ बना सकती है। मान लीजिए उसने टैक्स बढ़ा दिया और कहा कि ये टैक्स जो है 2 साल पहले से लगेगा, तो ऐसा कर सकती है सरकारें। यानी सिविल मैटर में एक्स फैक्टो लॉ बनाया जा सकता है, लेकिन क्रिमिनल मैटर में एक्स फैक्टो लॉ नहीं बना सकती। पहला सुरक्षा है अनुच्छेद 20 के तहत। दूसरा उसमें है कि नो डबल जेओपार्डी,
तो डबल जियोपार्डी का मतलब होता है कि एक गलती के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं दिया जाएगा। यानी अगर किसी ने एक कोई गलती किया, मर्डर किया, सबसे बड़ा तो वही है, तो उसको अगर मान लीजिए 7 साल की सजा है तो एक ही बार सजा होगी। लेकिन अगर वो कोई पद पे है, किसी ऑफिशियल पोजीशन पे है, तो उसके ऑफिशियल जो कमेटी है वो उसको अन्य सजा भी दे सकती है। लेकिन कोर्ट जो है एक गलती के लिए एक ही सजा देगी। छेद 20 से 3 तरह से आपको सुरक्षा देता है। पहला कहता है कि नो एक्स फैक्टो लॉ, दूसरा कहता है कि नो डबल जियोपार्डी, यानी एक गलती के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दिया जाएगा, और तीसरा कहता है कि नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, यानी आप अपने दोस्त के लिए आपको अपने ही उसमें गवाह नहीं बनाया जा सकता, आपको फोर्स करके गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये तीसरा है, ठीक है। तो ये हमारा अनुच्छेद 20 हो गया। आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और जब भी हम नेशनल इमरजेंसी लगता है देश में, यानी राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल से संबंधित 3 अनुच्छेद है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। तो इवन 352 के समय, आपातकाल के समय भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 सस्पेंड नहीं होता है, यानी 20 और 21 को छोड़ के ही अन्य अनुच्छेद, अन्य फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं। तो हम अभी अनुच्छेद 20 पढ़ रहे हैं। तो अनुच्छेद 20 में 3 तरह के अधिकार दिए गए हैं किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी व्यक्ति को। पहला है कि कोई ऐसा नियम बनाकर आगे जाकर, यानी कोई क्राइम पहले हुआ है उसके लिए बाद में नियम बना के पनिश नहीं कर सकते हैं, यानी एक्स फैक्टो लॉ नहीं बनाया जा सकता। दूसरा में है डबल जियोपार्डी, यानी एक गलती के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं दिया जा सकता। और उसमें तीसरा है नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, यानी किसी केस में वो अक्यूज्ड है तो उसको अपने को गवाह के रूप में रखने के लिए या उसको अपने से मान लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मान लीजिए पुलिस ले जाए और खूब उसको पीटे और कहे कि हाँ कहना कि हम ही वैसा किए हैं, तो ये नहीं कर सकती। ये 3 तरह की आपको अनुच्छेद 20 में। और हाँ, एक चीज मैंने बताया कि सिविल केसेस के लिए आपका एक्स फैक्टो लॉ बनाया जा सकता है। मान लीजिए जीएसटी जो है, तो अभी गवर्नमेंट ने उन्हें से बनाई, अगर वो कहे तो पीछे जाके वो लागू हो जाएगा। और मैं एक चीज और बताया था, जब संविधान संशोधन चैप्टर पढ़े थे तो उसमें मैंने बताया था कि कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करने के साथ साथ जो स्टेट हैं उसमें से आधे स्टेट का भी समर्थन चाहिए। और यही सेम क्वेश्चन जो है यूपीएससी के एग्जाम में 2013 में पूछा गया। जितने राज्य हैं उनमें से आधे राज्य उसका सपोर्ट करना चाहिए। अगर जीएसटी में जो परिवर्तन लाया गया तो पहले तो स्पेशल मेजॉरिटी से अनुच्छेद 368 के तहत उसको पास किया जाएगा पार्लियामेंट में, और जितने स्टेट है उसमें से आधा स्टेट उसको अप्रूव करेंगे, यानी अगर 28 से तो 14 स्टेट अगर अप्रूव करेगी तभी वो लागू हो पाएगा। और प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर चाहिए। फिर तो 21 पे आते हैं। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, जीवन का अधिकार। तो जीवन का अधिकार मतलब कि आपका रिस्पेक्टफुल जीवन के अधिकार की बात करता है। ये सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को अवेलेबल है। इसमें कई केसेज आए हैं जिसमें बार बार चीजें बदलती रही हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो केस है वो मेनका गांधी केस है। वो जो वरुण गांधी जो भाजपा में लीडर हैं, उन्हीं के माता जी है मेनका गांधी। तो मेनका गांधी ने कोई केस किया था, उसमें हमारे कोर्ट ने बताया है कि क्या क्या चीजें अनुच्छेद 21 के तहत राइट टू लाइफ में इंक्लूड है। पहले तो राइट टू लिवलीहुड, यानी आपको जीविका चलाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मिलता है, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी जो है ये पुट्टा स्वामी एक केस था, जैसे बार बार कोर्ट में केस जाता है उससे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देता है। तो पुट्टा स्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी आया, और राइट टू प्राइवेसी का मतलब है कि आप बंद 4 दीवारी में क्या कर रहे हैं ये आपकी पर्सनल लिबर्टी है। जब तक कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके उस कृत्यों से प्रभावित नहीं हो रहा, आप अपने लाइफ में स्वतंत्र हैं, जो करना है वो 4 दीवारी के अंदर आप करिए। राइट टू सेटल, यानी कहीं भी जाके आपको रहने का अधिकार है। राइट टू हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार है आपका। मान लीजिए पुलिस ले जाए मार के पैर हाथ तोड़ देता है, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि राइट टू लाइफ का वो वायलेशन है, हालांकि हो ही जाता है। अच्छा, इसी में जो है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की भी बात है। तो ये राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वाला अनुच्छेद मैंने आप लोगों को बताया है, ये 86वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 2002 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21A जोड़ के इसकी व्यवस्था किया गया था राइट टू एजुकेशन की, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था किया गया है। इसी में जो है राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, हैंड कफिंग मतलब होता है कि हाथ बांधना, यानी हथकड़ी लगा के सामान्यतः किसी व्यक्ति को नहीं ले जाएंगे जिस पे आरोप लगा है, क्योंकि इससे उसकी
जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल होगी। कस्टोडियल हरासमेंट यानी पुलिस थाने में ले जाके आपको बहुत पीट दे, ये भी आपका राइट टू लाइफ के खिलाफ है। पब्लिक हैंगिंग यानी अगर कोई दोषी है तो पब्लिकली लटकाने। और राइट टू हियरिंग यानी आपको अगर कोई आप पे आरोप लगा है तो आपको बिना सुने आपको सजा नहीं दिया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा कि आप अपनी सफाई पेश करिए। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो राइट टू लाइफ के अंतर्गत आते हैं। और इसी में राइट टू एजुकेशन अनुच्छेद 21A में अलग से फिर जोड़ा गया था 86वें संवैधानिक संशोधन से। मैंने 2-3 बार रिपीट किया, फिर रिपीट कर 86वां संवैधानिक संशोधन, इसने 3 परिवर्तन किए थे। पहला परिवर्तन इसने फंडामेंटल राइट में किया था, जिसमें अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21A जोड़ा। दूसरा परिवर्तन उसने DPSP में किया, जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। उसमें जो अनुच्छेद 45 है उसमें उन्होंने 0 से 6 साल तक के बच्चों की देखरेख की व्यवस्था की। और उसी के तहत ICDS स्कीम चलता है, जिसमें आंगनबाड़ी सेंटर होते हैं और जिसमें छोटे बच्चों की देखरेख जो होती है गवर्नमेंट स्कूल में होती है 0 से 6 साल तक के बच्चों का। और तीसरी जो व्यवस्था इसने किया, इसने जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य, उसमें एक क्लॉज जोड़ा था कि जो भी गार्जियन होगा वो अपने बच्चे को पढ़ने का मौका देगा। तो 86वां संवैधानिक संशोधन ने संविधान में 3 परिवर्तन किए थे। और हमारे यहाँ हमारी गवर्नमेंट जो स्कीम ले आती है वो इंटीग्रेटेड होता है। इंटीग्रेटेड मतलब कि सब एक दूसरे से जुड़ा है। जैसे 0 से 6 साल ICDS के तहत कवर हो गया, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स में हो जाता है। 6 साल से 14 साल का जो अगर बच्चा है, बच्ची है, तो उसको हम मिड डे मील फूड और राइट टू एजुकेशन में कवर कर लिए। और 14 से 18 साल की जो बच्चियां हैं उनके लिए एडोलसेंट स्कीम चलता है, जिसमें उनको आयरन एंड फोलिक एसिड की गोली दी जाती है। लेडी हो गई तो मातृत्व सहयोग योजना है, जिसमें मैंने आपको अनुच्छेद 42 भी बताया था, जिसमें 6 महीने का मेटर्निटी लीव अगर प्रेगनेंसी के दौरान 42 के तहत 6 महीने का उन्हें पेड हॉलीडे दिया जाता है। और अगर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं यानी जो गवर्नमेंट जॉब या ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, तो उन्हें 5,000 रुपए गवर्नमेंट देती है 3 पार्ट में, पहले 2,000 फिर 2,000, और जब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगा यानी सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी होगा तो फिर 1,000। तो टोटल 5,000 रुपए गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो अनुच्छेद 21 में यही 3 बातें हैं जो मैं आपको पहले ही बता रखा है। तो अब आ जाते हैं अनुच्छेद 22 पे। अनुच्छेद 22 क्या कहते हैं? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। जब भी कोई व्यक्ति अरेस्ट किया जाएगा तो उसको कुछ प्रोटेक्शन दिया जाता है। 2 तरह का अरेस्ट होता है, एक होता है प्यूनिटिव और एक होता है प्रिवेंटिव। तो प्यूनिटिव मतलब होता है कि आपने कोई क्राइम किया और उसके आधार पर आपको अरेस्ट किया जा रहा है, यानी आपने गलती कर दिया है और फिर आपको अरेस्ट किया जा रहा है। और प्रिवेंटिव मतलब होता है कि आपको गलती करने से पहले ही रोकने के लिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। और प्यूनिटिव होता है कि आपने क्राइम कर दिया, हम जांच करने के लिए आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो जब भी प्यूनिटिव होगा तो आपको 24 घंटे के अंदर जो है आपके नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट होगा, जो जज होगा, वहां तक ले जाएगा। और दूसरी चीज है कि आपको गिरफ्तार करने के साथ ही आपको बताया जाएगा कि किस आधार पर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, जब भी आप गिरफ्तार किए जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि क्यों गिरफ्तार किया गया है। राइट टू कंसल्ट, अगर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो आपको राइट है कि आप अपने वकील से कंसल्ट करिए। और 24 घंटे के अंदर, जिसमें से ट्रेवलिंग टाइम को नहीं इंक्लूड किया जाता है, 24 घंटे के अंदर आपको नियरेस्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इसके बाद अगर कोर्ट ने अलाउ किया तो रखा जाएगा, नहीं तो वहां से रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये 4 तरह की छूट अनुच्छेद 22 में आपको दिया गया है। जो प्रिवेंटिव जो आपका लेजिस्लेशन है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। तो अगर कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून ले आना है जो हमारे सुरक्षा को प्रभावित करता है, किसी दूसरे देश से हमारे संबंध को प्रभावित करता है और इंडिया यानी देश की सुरक्षा को चैलेंज करता है, तो इन तीनों के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन पर नियम बनाने का अधिकार हमारे केंद्र के पार्लियामेंट को ही है, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है। छुआछूत का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 से, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए देखिए, ये संविधान के जो प्रावधान हैं ये इनके बेसिस पे नियम बनाए जाते हैं। तो अब अनुच्छेद 17 में क्या है कि आप छुआछूत को सरकारें रोकेंगी, तो इसके आधार पर गवर्नमेंट जो है वो नियम बनाती है। तो 1955 में प्रिवेंशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट आया था, जो इसको पनिशेबल बनाती है कि अगर आप किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार करेंगे तो जो गवर्नमेंट है उसके लिए आपको पनिश करेगी कोर्ट की मदद से। कहीं मेंशन नहीं है कि छुआछूत का मतलब क्या है, तो ये ब्रॉड टर्म में लिया गया। ब्रॉड टर्म का मतलब ये है कि ये केवल नहीं कि छुआछूत, आपके व्यवहार से भी अगर ऐसा होता है कि किसी सामने वाले व्यक्ति को आप जातिगत या रेशियल कमेंट कर रहे हैं तो वो भी छुआछूत के अंतर्गत आएगा। तो कल मिलते हैं 10:30 बजे।